बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है अगेन वो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स पे है। इस लेक्चर में हमने डायनेमिक टेक्निक्स देखनी है जो कि यूज हो सकती हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। डायनेमिक मॉडल्स जो है वो हेल्प करते हैं कि आप जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स अटैच कर लें अपने कॉस्ट एस्टिमेशन के मेथड में, कंप्यूटेशंस में, ताकि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सकें। तो ये मॉडल्स कौन कौन से हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं पुटनम मॉडल से। पुटनम मॉडल जो है एक एम्पिरिकल एस्टिमेशन का मॉडल है और ये काम करता है फिटिंग अ कर्व टू द डेटा। वो डेटा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा और उसको यूज करते हुए उसमें कर्व फिट करके वर्कआउट करेगा। एफर्ट एस्टिमेट्स आर मेड बाय प्रोवाइडिंग द साइज एंड कैलकुलेटिंग द एसोसिएटेड एफर्ट यूजिंग द इक्वेशन। हमारे पास कुछ एफर्ट एस्टिमेटेड साइजेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उनको यूज करते हुए हम प्रीवियस डाटा के ऊपर इक्वेशन अप्लाई करते हुए फिर एक कर्व फिटिंग करते हैं, जिसको यूज करते हुए आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है करंटली वो स्टार्ट अगर इस तरह से हो रहा है तो एंड वो कहाँ पर होगा। ये जो मेथड है ये मैथमेटिकल तो है ही, लेकिन इसका जो बेसिस है वो रिले कर्व है। रिले कर्व जो है वो एक स्क्यूड मीडियन है। पुटनम नॉर्डन रिले कर्व, ये इक्वेशन यूज होती है टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड एफर्ट एंड डिलीवरी टाइम। कितनी एफर्ट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी और हमें उस एफर्ट को अप्लाई करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए। इस मेथड को यूज करते हुए हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि पुटनम मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि पहले हम जो मॉडल स्टडी किए थे उसमें हम जस्ट एफर्ट देख रहे थे, इसमें वॉल्यूम ऑफ वर्क भी जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि हाउ मच डिफिकल्टी वी माइट फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। देन प्रोजेक्ट कुछ और फैक्टर्स जो कि इसमें एड अप किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स और स्टाफ एक्सपीरियंस उसको मेजर करने के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको भी इनकाउंटर किया जाता है। पुटनम मॉडल का पर्पस ये था कि सिंपल एस्टिमेशन जो है वो हमें हेल्प आउट नहीं करेगी प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट और एक्यूरेट एस्टिमेट निकालने के लिए। इसलिए ये चीज़ भी मैटर करती है कि जो स्टाफ है उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो जो एक्सपीरियंस वाला एलिमेंट है पुटनम मॉडल में उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसके अलावा डिलीवरी टाइम की जो कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस हैं उनको भी देखा जाता है कि हमें जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर करने में कुछ कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन तो गिवन नहीं है। जो नेक्स्ट और चीज है वो है स्टाफिंग मॉडल। ये जो मॉडल आपने कहा था कि स्टाफिंग का एक्सपीरियंस मेजर करने के लिए फैक्टर जो देखा जाता है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ के ऊपर और हाउ क्विकली न्यू स्टाफ कैन बी एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ डेज इन द प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ। एक जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है उसके लिए हमारे पास कितने डेज अवेलेबल हैं, नया जो स्टाफ है वो कितना टाइम लेगा टीम में सेटल होने के लिए और हमारे पास टोटल स्टाफ कितना है। ये तीन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो है वो स्टाफ का एक्सपीरियंस फैक्टर जो है उसे कंसिडर किया जाता है। ये जो फैक्टर था ये प्रीवियस मॉडल्स में अवेलेबल नहीं थे। सो सिंस दे वर नॉट अवेलेबल इन प्रीवियस मॉडल्स, तो पुटनम मॉडल जो है वो हमें इस एंगल्स की तरफ, यानी जो हमारे पास स्टाफ से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी या हमारे पास डिफिकल्टी ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट वो इंफॉर्मेशन या वॉल्यूम ऑफ वर्क, इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें कोई और मॉडल प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो ये पुटनम मॉडल हमें इसलिए हेल्पफुल है अगर हमें ये इंफॉर्मेशन भी केटर करनी है अपने प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए। इक्वेशंस जो हैं वो देख लेते हैं इसकी। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द इक्वेशंस, पुटनम मॉडल जो है वो ये अप्लाई किया गया था जब पुटनम वाज वर्किंग ऑन सम आर्मी प्रोजेक्ट्स, उनके लिए R&D कर रहा था। तो उसने एक इक्वेशन बनाई, यानी उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी और उसके जो रिजल्ट्स आए उसने उसको हेल्प किया कि ये इक्वेशन डिफाइन करे एस्टिमेशन की। ये इक्वेशन जो है वो फिलहाल यानी ये जेनेरिक फॉर्म में बनी हुई आपको नजर आ रही है। इसमें b की पावर 1/3 है इंटू साइज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्टिविटी। ये इक्वल हो रहा है एफर्ट के, दैट इज रेज्ड टू द पावर 1/3 इनटू टाइम।
इसका मतलब ये है हमें इस इक्वेशन में कुछ फैक्टर्स जो नजर आ रहे हैं, एक बी है, एक जो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस है, एफर्ट है और टाइम है, ये सब चीजें हैं। सो अब इन वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। साइज क्या है? द प्रोडक्ट साइज, आपका जो चीज आपने बनानी है उसको हम या तो लाइन ऑफ कोड की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं। तो पुटनम ने इसको मेजर किया था इफेक्टिव सोर्स लाइन ऑफ कोड, यानी इफेक्टिव मींस के वो वाले सिर्फ ओनली हमें ऐड करनी है जो हमारे कमेंट्स नहीं है या जो हमारी ब्लैंक्स नहीं है, हमारे पास जो इफेक्टिव लाइन ऑफ कोड है सिर्फ उसने उसको मेजर किया था। साइज में वो आ जाएंगे लाइन ऑफ कोड। बी इज अ स्केलिंग फैक्टर एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट साइज। ये एक स्केलिंग फैक्टर है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से वेरी करेगा। प्रोडक्टिविटी क्या है? ये जो आपको नजर आ रही है ये आपकी प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की टू प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ गिवन साइज इज पर्टिकुलर डिफेक्ट रेट, यानी इस तरह के जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए हैं जिस सॉफ्टवेयर के लिए आप ये फाइंड कर रहे हैं एफर्ट, उस तरह के जो प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हैं उसमें क्या आपने टाइम लिया था, कितने आपने गिवन एफर्ट के साथ कंप्लीट किए थे वो। सो एफर्ट इज द टोटल एफर्ट अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट इन पर्संस पर ईयर। टाइम इज द टोटल स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमारे पास गिवन होगा। अब इसमें से हम कोई एक फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एफर्ट फाइंड करनी होती है, तो अगर हमें एफर्ट फाइंड करनी है तो हम इस इक्वेशन को जो है वो इस एफर्ट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हम टाइम को जो है वो इस साइड पे ले जाएंगे जैसे मैथ्स में हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एफर्ट रह जाएगी और एफर्ट के जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से ले आएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। मैम एफर्ट के लिए इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, प्रोडक्टिविटी के लिए भी कि अगर आपने प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी फाइंड करनी है तो उसके लिए भी आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को आप इस साइड पे ले आए, बाकी जो दो फैक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पे ले आए। ठीक है, ओके ई पे बात करते हैं। ये जो एफर्ट है वो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फैक्टर है। ये जो फैक्टर है अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इसमें इसकी जो वैल्यूज हैं उन पे बात कर रहे हैं हम इस स्लाइड में। ई की वैल्यू जो है वो 2 होगी अगर आपके पास जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो पुअर है। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है यानी अच्छा एनवायरनमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए आपके पास यानी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, मेथोडोलॉजी भी डिफाइंड है आपकी, तो उसके जो ई की वैल्यू है वो आप इक्वेशन में 8 पुट करेंगे एंड इट विल बी 11 फॉर एन एक्सलेंट इन्वायरमेंट। यानी आपके पास ऑटोमेटेड टूल्स भी अवेलेबल हैं, टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, आपकी टीम भी अच्छी है। सो ई की वैल्यू या आप 2 रखेंगे या 8 रखेंगे या 11 रखेंगे। ठीक है, या आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको अननोन है या यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। उसके लिए इक्वेशन कौन सी गिवन है? ये इक्वेशन गिवन है। ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी प्रीवियसली देखी थी, उसको हमने सिर्फ एफर्ट के लिए जो है फाइंड किया है। अगर हम दोबारा बैक पे जाएं, ये देखें अगर मैं यहाँ पे एफर्ट कर ले, टाइम जो है उसके नीचे आ जाएगा बॉटम में, और ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम जब दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो हमने क्यूब रूट लिया एफर्ट का, तो यहाँ से इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो गया। क्यूब रूट क्योंकि दोनों तरफ लिया था इक्वेशन के, तो यहाँ पे क्यूब रूट आ गया और ये दिया इस तरह से आ गया। सो इस तरह से यूज करते हुए भी आप ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया है कि 2 ले लें, 8 ले लें या 11 ले लें, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन। ठीक है, टाइम एफर्ट का जो पुटनम का ग्राफ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये ग्राफ हमें शो करता है एस्टिमेटेड साइज क्या है प्रोजेक्ट का और प्रोसेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है। जब हम एफर्ट को प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमारे पास टाइम और एफर्ट की कर्व आती है। अब ये जो कर्व है इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास टोटल एफर्ट जो लग रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में एट सम गिवन टाइम उसको शो कर रहे होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका वो ये है कि टोटल एफर्ट डिक्रीज होती है जैसे जैसे जो टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए हमें वो टाइम एक्सटेंड होता जाएगा, हमारी एफर्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर टाइम हमारा हम इंक्रीज कर दें तो एफर्ट डिक्रीज होगी, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्केड्यूल रिलैक्सेशन पैरामीटर।
डिफरेंट अदर मॉडल्स में ये इस नाम से शायद आपको नजर आए, लेकिन ये मोस्टली में नजर नहीं आता। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुटनम मॉडल का, कि टोटल एफर्ट विल डिक्रीज जैसे हमारे पास टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, ये हम पीएनआर कर्व की बात कर रहे थे। यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस में टाइम मेंशन्ड है और ये हमारे पास वाई एक्सिस में टोटल हमारे पास एफर्ट जितनी रिक्वायर है पर्सन्स पर मंथ के हिसाब से वो रिक्वायर है। सो ये कर्व ये बता रही है जैसे जैसे आप ये जो हमारे पास ब्लू में कर्व है दैट इज द एफर्ट कर्व, और ये आपको जो बोल्ड नजर आ रही है रेड में, ये आपके पास एफर्ट और टाइम की लिमिट्स हैं। ये हमारे पास एफर्ट की लिमिट है और ये हमारे पास टाइम की लिमिट है। सो ये कर्व हमें ये शो करिए जैसे जैसे हमारा टाइम जो है एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारे पास जो एफर्ट है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एक और वेरिएशन है पार मॉडल। पार मॉडल जो है वो अगेन पुटनम मॉडल की ही वेरिफिकेशन है, यानी पुटनम मॉडल को इम्प्रूव करके एक और मॉडल बनाया गया है पार मॉडल। ये जो मॉडल है इसके अंदर एक जो फैक्टर है उसे ऐड अप किया गया है। वो फैक्टर ये ऐड किया गया है कि जो आपका स्टाफ है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के टूल्स और मेथड से फेमिलियर हो सकता है। उस स्टाफ ने ऑलरेडी उसी तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो सकता है पास्ट के अंदर। सो अगर आपकी जो टीम है जिसने डेवलपमेंट करनी है उसने ऑलरेडी उसी तरह का प्रोसेस या जो प्रोडक्ट है बनाई हुई है पास्ट में, दिस मीन्स द टीम विल बी एक्सपीरियंस्ड और उस टीम में को एफर्ट्स कम लगानी पड़ेंगी। उसकी वजह से उसने एक नई इक्वेशन बनाई है पार मॉडल के थ्रू, सीकेंड एच स्क्वेयर ए टी प्लस सी बाई 2, और इस ओवरऑल को हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक और जो है वेरिएशन है पुटनम मॉडल की। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस लेक्चर में, मे बी फ्यूचर में हम इसकी डिटेल देख लें, सिंस वी आर ये चीज हमारे जो है उसके स्कोप से, कोर्स के स्कोप से बाहर है फिलहाल। एक और वेरिएशन आगे पुटनम मॉडल की, अब देखिए मल्टीपल मॉडल बेस कर रहे हैं पुटनम मॉडल के। पुटनम मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल अगर हम डायनेमिक मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो। एक और पर्सन जो था वो जेंसन, उसने कहा जी एक और इसकी वेरिएशन है। उसने कुछ और इक्वेशन निकाल ली और उसमें उसके वैल्यूज जो है वो डिफर करके इसको प्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो जेंसन मॉडल है ये आपका जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है उसके अगर आपके पास जो स्केड्यूल है वो लेस सेंसिटिव है, आपके पास इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल है, आपका स्केड्यूल जो है वो ज्यादा टाइट है, उसके लिए फिर ये रिकमेंडेड है कि आप जेंसन मॉडल यूज कर सकते हैं। एक और मॉडल है कोऑपरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल। इस मॉडल के अंदर दो चीजें कंसिडर की जा रही हैं, एक तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, दूसरा साइज ऑफ कोड। दो चीजों को लेके साइड बाय साइड फिर एक इक्वेशन बनाई गई है और इस इक्वेशन को यानी आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एफर्ट है वो आपके कोड का साइज प्लस आपके जो प्रोजेक्ट टीम है उसका साइज जो है उनको उनका जो एवरेज नंबर ऑफ टीम है और जो उनका साइज है उसको हम कर सकते हैं, ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी। ये हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल, इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, एक और जो मॉडल है हमारे पास डायनेमिक मॉडल्स में वो है यूज केस पॉइंट्स, यूसीपी। यूसीपी मॉडल को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। It is used in the case when the development of the software is being done by UML and RUP, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को यूज करते हुए अगर आपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए ज्यादा बेटर है कि आप जो एस्टिमेशन टेक्निक यूज करें वो यूसीपी की यूज करें, यूज केस पॉइंट्स को यूज करें। ये कॉन्सेप्ट जो है वो गुस्टाव गार्डनर ने 1993 में दिया था और ये रिलेटिवली बाकी मॉडल्स हमने भी स्टडी किए उनसे न्यूअर कॉन्सेप्ट है, ज्यादा न्यू है और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज्यादा फेमिलियर भी है क्योंकि आजकल हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो आरयूपी की यूज भी कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ये कॉन्सेप्ट यूसीपी का कॉन्सेप्ट बेस करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यूज केसेस के हिसाब से लिखा जाए, जैसे हमने यूज केसेस मॉडल बनाए भी थे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी की थी। सो यूज केसेस
जो है वो इसका मेन फैक्टर है। और सॉफ्टवेयर साइज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम यूज केसेस। और ना सिर्फ सिस्टम यूज केसेस को शामिल किया जाता है, उन पे डिपेंड करता है यूसीपी, बल्कि कुछ टेक्निकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनको भी साथ शामिल किया जाता है, उनको भी कंसिडरेशंस में लाया जाता है। उनको ला के कुछ इक्वेशंस बनाई जाती हैं और उनको फिर हम यूज करते हुए फिर हम फाइंड करते हैं एक एस्टिमेटेड एफर्ट एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी होगी। कुछ जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी यूसीपी मॉडल के अंदर इनको कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे पास अनएडजस्टेड यूज केस वेट इन्वॉल्व होगा, अनएडजस्टेड एक्टर वेट इन्वॉल्व होगा, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर इन्वॉल्व होगा, इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर इन्वॉल्व होगा। इन चार चीज़ों को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद एक जो मेन फॉर्मूला है यूसीपी का, उसके अंदर पुट करेंगे टू फाइंड आउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है। अब ये अनएडजस्टेड यूज केस वेट क्या है? द पॉइंट साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अकाउंट्स फॉर नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज केसेस। हमारे पास यूज केसेस और उनकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, हर एक को हम लिखते हैं, उसके बाद हम उसका टोटल सम करके वो वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद द पॉइंट साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अकाउंट्स फॉर द नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्टर्स। हमारे पास टोटल एक्टर्स कितने यूज हो रहे हैं और एक्टर्स जो हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी लेवल्स क्या हैं। कौन सा एक्टर जो है वो हाई कम्प्लेक्सिटी है, किसकी किसकी लो कम्प्लेक्सिटी है, किसकी मीडियम कम्प्लेक्सिटी है। इस वाले पार्ट में हम ये कवर करते हैं। टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं, उसके लिए एक पूरे का पूरा ग्राफ या चार्ट बनाया जाता है। उस चार्ट के अंदर कुछ टेक्निकल कंसिडरेशंस दी जाती हैं, उसमें हमने हर कंसिडरेशन को एक वेट असाइन किया होता है। उस वेट के लिहाज से हम टोटल कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में टेक्निकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनकी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज फाइंड करते हैं वो है इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर ECF। ये यूज होता है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस के ऊपर। इसके लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड लिस्ट है, गिवन है इस मॉडल इस मेथड के अंदर। उसको यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो ECF की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद जब हमने ये चारों चीजें फाइंड कर ली हैं, UUCW, UAW, TCF एंड ECF, हमारे पास एक फार्मूला आता है। उस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद हम टोटल एफर्ट फाइंड कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा मेथड हम आने वाले लेक्चर में स्टडी भी करेंगे कि हम किस तरह से यूसीबी को यूज करते हुए एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स डायनेमिक मॉडल के साथ जो पॉसिबल हो सकती हैं, ऑल्दो डायनेमिक मॉडल्स आर बेटर देन द स्टैटिक मॉडल्स, लेकिन स्टिल कुछ फैक्टर्स ऐसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टिल एक्सपर्ट जजमेंट के ऊपर या प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। अगर वो आपकी जजमेंट सही नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू आए वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट ज्यादा ना हो। ठीक है, एक ये फैक्टर है बस इनमें इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज दे आर मोर बेटर देन द स्टैटिक मॉडल्स। दीज वर फ्यू लिंक्स जहाँ से हमने इस लेक्चर को स्टडी किया है, प्रिपेयर किया है। आप इनको फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।